Good morning, students. In our last class, we have discussed the atomic spectra. Also, we have discussed the five spectral lines of the hydrogen atom, right? The Lyman, Balmer, Paschen, Brackett और पीफुल इन पांचों के बारे में हमने पढ़ा था. इनको डिटेल में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे later on in the chapter. Also, we have discussed the Rutherford's atomic model, right? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो था, रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था और डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस दैट ही ऑब्टेन बाय ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, राइट. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल के बेसिस पे उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, उस बेसिस पे उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था एंड दैट वाज कॉल्ड एज द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. बेसिकली रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो काफ़ी हद तक सही था, but there were certain things that the Rutherford's atomic model could not explain, and that were the reasons why Rutherford का जो atomic model है वो fail हो गया, right? So क्या reasons हैं Rutherford के atomic model के fail होने के? What are the reasons why Rutherford's atomic model रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल किन कारणों से एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया और किन कारणों से हमको जो बोर का मॉडल है वो एग्जिस्टेंस में लाना पड़ा. तो किन कारणों से जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो एग्जिस्टेंस में आया और ऐसी क्या कमियां थी रदरफोर्ड के मॉडल में जिनको बोर ने अपने मॉडल में सॉर्ट आउट किया, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो रदरफोर्ड का लिमिटेशन था, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. स्टेबिलिटी ऑफ एटम को जो रदरफोर्ड है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. कैसे नहीं कर पाया था वो समझ लेते हैं. रदरफोर्ड ने क्या बोला कि किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वो रहेंगे, राइट. उस समय तक न्यूट्रॉन्स की कोई भी बात नहीं की गई थी. न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स रहेंगे, ये चीज़ रदरफोर्ड ने बोली थी. फिर उन्होंने ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के आसपास चक्कर लगाते हैं, राइट. लेकिन क्वेश्चन ये रेज हुआ कि अगर कोई भी बॉडी एक्सेलरेट करती है, हमको एक चीज़ पता है कि अगर कोई भी बॉडी एक्सेलरेशन में है तो वो कंटिन्यूअसली अपने अंदर से एनर्जी को इमिट करती है, राइट. सो क्वेश्चन ये रेज हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट का चक्कर लगा रहे हैं और कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन में है, तो होना ये चाहिए कि धीरे धीरे ये अपनी एनर्जी को इमिट करते जाएं और जैसे जैसे ये अपनी एनर्जी को इमिट करेंगे तो इनकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी और एक समय और जिसके कारण इनका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जिसमें वो रोटेट कर रहे हैं वो भी कम होता जाएगा और एक से समय ऐसा आएगा जब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स हो जाए और कोलैप्स होने के कारण जो एटम है वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज कर देगा, राइट. सो इट वाज क्वाइट एन ओके काइंड ऑफ थिंग कि सीधी सी बात है कि एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है सो ऑब्वियसली उसको अपना अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है सो ऑब्वियसली बात है कि वो एनर्जी को रिलीज करेगा और जब एनर्जी रिलीज होगी तो ऑब्वियसली उसका जो वेलोसिटी है वो कम होगी और वेलोसिटी अगर कम होगी तो जिस सर्कुलर पाथ में वो चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस भी कम हो जाएगी, राइट. और उस कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स हो जाएगा और एटम की स्टेबिलिटी को लूज कर देगा. सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया. एक और रीजन है, रदरफोर्ड अपने मॉडल के थ्रू स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, राइट. ये चीज़ तो पता है हमको कि मतलब साइंटिस्ट को उस समय ये चीज़ पता थी कि जैसे हमको विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है और वो विजिबल रेंज में लाई करता है, वैसे ही अगर मैं किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम देखूं तो मुझे हर एक एटम के लिए या हर एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जो स्पेक्ट्रम है वो देखने को मिलेगा, वेदर इट इज विजिबल और नॉट.
but I will get the spectrum, right? So रदरफोर्ड अपने मॉडल के थ्रू इन स्पेक्ट्रल लाइंस की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन की रेडियाई, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, अगर उसकी रेडियस कंटिन्यूअसली कम होती रही तो उसके कारण क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन है वो भी कंटिन्यूअसली चेंज होगी। जैसे जैसे रेडियस कम होती जाएगी इस सर्कुलर ऑर्बिट की, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाएगी। और हमको पता है जिस फ्रीक्वेंसी से कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है, राइट। सो क्वेश्चन हियर इज हुआ कि अगर इसके अकॉर्डिंग चूंकि रेडियाई कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है तो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी फ्रीक्वेंसी भी कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हमको जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलनी चाहिए वो कैसी मिलनी चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल लाइंस। बट एक्चुअल में हमको लाइन स्पेक्ट्रा भी मिल रहा था, बैंड स्पेक्ट्रा भी मिल रहा था। तो क्वेश्चन ये रेज हुआ कि अगर रेडियाई कॉन्स्टेंटली कम हो रही है या कंटिन्यूअसली कम हो रही है जिसके कारण फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली कम हो रही है, और ये चीज़ हमको पता है कि जिस फ्रीक्वेंसी से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो इमिट करेगा, राइट। सो अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो हमेशा हमको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। फिर वो क्या रीज़न है जिसके कारण हमको लाइन स्पेक्ट्रा या बैंड स्पेक्ट्रा देखने को मिल रहा है, राइट। सो बेसिकली ये दो चीज़ें थी। इन दो लिमिटेशंस के कारण रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो फेल हो गया और रदरफोर्ड इन दो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन दो चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया बोर के द्वारा। बेसिकली बोर ने अपने मॉडल में जितनी भी शॉर्टकमिंग्स थी रदरफोर्ड के मॉडल की उनको एक्सप्लेन किया। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए और किस तरीके से जो बोर का मॉडल है वो एप्लीकेबल हुआ, राइट। So now we are going to study the Bohr's atomic model, जिसके बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। यहाँ पे उसको डिटेल में समझेंगे और उसके पीछे का जो फिजिक्स है उसको भी समझेंगे। सो बेसिकली बोर का एटॉमिक मॉडल किस तरीके से वर्क कर, क्या मॉडिफिकेशंस थे रदरफोर्ड के मॉडल में जिसके बाद बोर ने अपना मॉडल जो है वो दिया। सो नील्स बोर ही वाज अ साइंटिस्ट। उन्होंने 1913 में अपना मॉडल दिया था, दैट वाज कॉल्ड एज द बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या क्या assumptions उन्होंने दिए थे और किन किन चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने मॉडल के थ्रू, वो चीज़ समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने न्यूक्लियस के कंसेप्ट को समझाया था। न्यूक्लियस के कंसेप्ट को एक्यूरेटली या मोर एक्यूरेटली आई शुड से समझाया गया था बोर के एटॉमिक मॉडल द्वारा। किस तरीके से उन्होंने न्यूक्लियस के मॉडल को समझाया था वो थोड़ा सा समझते हैं। हमको पता है कि जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये चीज तो हमको बता दी थी रदरफोर्ड ने, राइट। अब जो बोर है उन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस सेंटर में ही है एटम के, और एटम का मोस्ट ऑफ द मास जो है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है। कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? न्यूक्लियस में, राइट। तो एक एटम जिसका मैसिव मास जो है, इनॉर्मस मास जो है वो कंसंट्रेटेड होगा, कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस में। और उन्होंने क्या बोला कि जिस तरीके से प्लैनेट्स सन का चक्कर लगाते हैं उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इस न्यूक्लियस का चक्कर लगाएंगे। लेकिन जब जब इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस का चक्कर लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगाएं। वो एक फिक्स्ड एनर्जी शेल में या एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही चक्कर लगा पाएंगे, रिवॉल्यूशन कर पाएंगे, राइट। सो न्यूक्लियस कंसेप्ट बेसिकली सेंटर, एटम के सेंटर में होगा, इनॉर्मस मास
या पूरा मास जो है वो सेंटर में ही कंसंट्रेटेड होगा। और ये जो न्यूक्लियस, ये जो सेंटर है, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी रदरफोर्ड के मॉडल में कि ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी और वो इसमें कोलैप्स हो जाएंगे। तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चूंकि वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं ऑर्बिट में, तो जब वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं और हमको पता है कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर एक तरीके का फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो उन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बैलेंस हो पा रहा है, राइट। इन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको कौन बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मोशन में है अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। सो ये चीज इस तरीके से उन्होंने न्यूक्लियस को और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस को समझाया था और ये भी बोला था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे, राइट। सेकेंड चीज उन्होंने जो अपने मॉडल में समझाई थी वो थी स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स, उन्होंने क्या बोला कि ये जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑर्बिट्स होंगे और इन ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे। ये जो ऑर्बिट्स हैं वो स्टेशनरी होंगे, ये ऑर्बिट्स मूव नहीं कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर सकते हैं लेकिन ये जो ऑर्बिट्स हैं वो मूव नहीं करेंगे। और सिंस ये ऑर्बिट जो है वो स्टेशनरी है इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेगा तो वो एनर्जी को इमिट नहीं करेगा, राइट। चूंकि ये ऑर्बिट्स स्टेशनरी है दैट्स वाई जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएंगे तो वो एनर्जी को इमिट नहीं करेंगे और जब वो एनर्जी को इमिट ही नहीं करेंगे तो ये जो रेडियस है वो कम नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स होने के जो चांसेस या जो अजम्पशंस लगाए जा रहे थे इस चीज़ को उन्होंने जस्टिफाई किया कि चूंकि ये ऑर्बिट स्टेशनरी है वो मूव नहीं कर रहा है इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली इसी में मूव करते रहेंगे और किसी भी तरीके की एनर्जी को रिलीज नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट उन्होंने समझाई थी क्वांटम कंडीशंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या बोला था उन्होंने क्वांटम कंडीशंस के बारे में, वो चीज समझते हैं। उन्होंने ये बोला था कि जैसे कि हमने यहाँ पे बना लिए एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स, राइट। अब ऐसा क्यों है कि हमने ये वाला ऑर्बिट बनाया उसके बाद ये ऑर्बिट बनाया? क्या इस जगह पे ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स नहीं आ सकते थे? तो डेफिनेटली आ सकते थे। ऐसे n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या आई शुड से इनफाइनाइट ऑर्बिट्स इन दो ऑर्बिट्स के बीच में आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसी किसी भी ऑर्बिट पे चक्कर नहीं लगाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट पे ही चक्कर लगाएंगे, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसका एनर्जी लेवल जो है या जिसके लिए जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के, where this h is the Planck constant, right? So इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएंगे जिनके लिए उनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। This n is the integer, it can be any number 1 2 3 up to so on, and h is the Planck constant. You all are familiar with the term Planck constant, right? So इसीलिए हम इसका मतलब ये जो ऑर्बिट्स हैं वो एक पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट में होने पर ही इलेक्ट्रॉन जो है उसका चक्कर लगा पाएगा, अदरवाइज वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव
नहीं करेगा, राइट। और ये जो n है, इस n को बोला गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस n को बोला गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, राइट। So here we are not discussing it in that much detail. Just the thing that we have to know, we should know is that कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रैंडमली किसी भी ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगा सकता है, वो सिर्फ उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम इस h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, राइट। सो ये कुछ assumptions या आई शुड से ये कुछ पॉइंट्स थे जो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहे थे। इसके अलावा एक और पॉइंट उन्होंने समझाया था, दैट वाज द फ्रीक्वेंसी कंडीशंस। सो फ्रीक्वेंसी कंडीशंस भी उन्होंने हमको बताई थी। द फोर्थ पॉइंट दैट इज द फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बात ये हो रही थी कि इलेक्ट्रॉन्स ने अगर एनर्जी, हमको ये चीज़ पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो एनर्जी गेन करने के कारण वो अपनी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चला जाता है, ये चीज़ हमको पता है। सो रदरफोर्ड ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी को या किस एनर्जी के फोटॉन्स को रिलीज करेगा, इस चीज को भी उन्होंने इस पर भी उन्होंने बाउंडेशंस बताए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी भी एनर्जी का फोटोन इमिट नहीं कर सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। बेसिकली व्हाट वाज दैट कंडीशन, वो हम समझते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन्स आ गए, ये हो गया एनर्जी लेवल या ऑर्बिट्स, राइट। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो वो अपनी हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। हायर एनर्जी लेवल में जब वो गया तो किसी भी रैंडम एनर्जी को मिलने पर वो हायर एनर्जी लेवल में नहीं जा पाएगा, राइट। मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी है E1 और सेकेंड वाले ऑर्बिट की एनर्जी है E2, तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में सिर्फ तभी जा पाएगा जब उसको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही मिले। और उसको कितनी एनर्जी चाहिए, E2 माइनस E1, राइट। मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो वो ऑलरेडी है, उसको नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। 3 उसके पास ऑलरेडी है, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है। तो जब उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेंगे सिर्फ तभी वो आगे जाएगा। इस 2 की जगह अगर उसको 3 मिल जाएंगे तो वो आगे नहीं जाएगा, राइट। 2, 3, 4, 5 कुछ भी मिल जाए, या अगर कम भी मिल रही है उससे 1, 1.5, 1.7 इस तरीके से भी अगर उसको एनर्जी मिल रही है तो भी वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के अपर वाले ऑर्बिट में या दूसरे एनर्जी लेवल में, एक्साइटेड एनर्जी लेवल में नहीं जा पाएगा। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत चूजी है, अगर उसको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी मिलेगी तो ही वो उसी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा और वो दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा। जब उसको इतनी एनर्जी मिल गई तो वो यहाँ पे चला गया, अब उसको फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाना है, मतलब जितनी एनर्जी उसने गेन की थी उतनी एनर्जी उसको लूज करनी है। तो कितनी एनर्जी उसने गेन की थी, E2 माइनस E1। तो एक इलेक्ट्रॉन इतनी ही एनर्जी को लूज करके, दैट इज E2 माइनस E1 की ही एनर्जी को लूज करके फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। तो ये चीज जो है वो हमको बोर ने समझाई थी और इस कंडीशन को बोला गया बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, कि कोई भी एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना फोटोन, कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा, इट्स हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल एनर्जी का ही फोटोन जो है वो रिलीज कर पाएगा। इसके अलावा कोई भी एनर्जी का फोटोन या कोई भी रैंडम एनर्जी का फोटोन रिलीज नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। सो ये कुछ पॉइंट्स थे दैट वर एक्सप्लेन बाय बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर ने अपने मॉडल के थ्रू ये कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था, राइट। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो समझते हैं। व्हाट विल बी द L is the angular momentum. What will be the angular momentum on an electron in the third orbit, right? एक इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्ड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में रहते हुए उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये चीज हमको समझनी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में केवल तब रह पाएगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम
इंटीग्रल मल्टीपल हो NH/2π के, राइट। जब ये कंडीशन फॉलो होगी केवल तभी वो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में वो है उस ऑर्बिट में केवल तभी रह पाएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। सो वी हैव दिस फॉर्मूला दैट L इज इक्वल्स टू NH/2π। L की वैल्यू निकाल रही है, N की वैल्यू 3 हो गई, H इज द प्लैंक कांस्टेंट, आपको इसकी वैल्यू पता है, इट इज 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, राइट। सो हमारे पास H की वैल्यू है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ पे आपने वैल्यूज जो है वो पुट कर दी, E इज इक्वल्स टू H न्यू, या सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, यू विल गेट डिवाइडेड बाय 2π 2 × 3.14। वी हैव पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मैथमेटिक्स अप्लाई करके वी हैव टू सॉल्व दिस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 3.167 × 10⁻34, राइट। एंगुलर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम की ऐसा यूनिट हमको पता है क्या होती है, इट विल बी गिवन बाय हियर एज जूल सेकेंड, राइट। सो यहाँ से हमारे पास जो आंसर है that this particular will be the answer. So in this way students you can find the simple numericals that are being asked to you on the basis of the क्वांटम नंबर। और ये चीज़ आप लोगों ने केमिस्ट्री में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे, सिंस यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, राइट। So that's all for today's class students. The further topics we are going to study in our next class. Thank you.